Hi, I am Ronit Kumar Srivastava. Today I am here with the topic Union and its territory. This comes under part 1 of Indian Constitution, and under this part we will study about Article 1, Article 2, Article 3 and Article 4. Today I will talk about all the 4 articles. Starting with the first article, Article 1 says name and territory of the Union. Under Article 1 there are 3 clauses. Article 1 clause 1 talks about India, that is Bharat, shall be a union of states. Article 1 clause 2 says the states and the territories thereof shall be specified in the first schedule. Article 1 clause 3 says the territory of the India shall comprise of the territory of the state, the union territories specified in the first schedule, and the third, that is acquired territories. Now I will explain each and every clause of the first article. Starting with the first clause, that is Article 1 clause 1 says India, that is Bharat, shall be a union of state. इस क्लॉज को समझने से पहले हमें इस क्लॉज को दो भाग में तोड़ना होगा। पहला भाग होगा इंडिया दैट इज़ भारत और दूसरा होगा शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा पहले भाग को, जो है इंडिया दैट इज़ भारत को। हमारा जो राष्ट्र है जिसे हम भारत कहते हैं, एक्चुअल में उसे दो नाम दिया गया है, एक इंडिया और दूसरा भारत। और इस राष्ट्र का हर एक नागरिक पूरे तरीके से स्वतंत्र है इस राष्ट्र को इन दोनों में से किसी भी नाम से पुकारने के लिए। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस इन संस्कृत कॉल्ड सिंधु। भारत was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the ऋग्वेदा। अब मैं बात करूंगा दूसरे भाग की, जो कहता है शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है क्योंकि यहाँ पे यूनियन वर्ड का यूज़ हुआ है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा है इस यूनियन ऑफ स्टेट्स के ऊपर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर stated that although our constitution is federal in structure, the committee had used the term union because of certain advantages. The first advantage is India was not the result of agreement between the states. That is why we are using union, not federal. जो इंडिया है वो एक रिजल्ट नहीं है किसी एग्रीमेंट का जो हर एक स्टेट्स के बीच हुआ है। जैसे कि जो अमेरिका था उसमें टोटल 13 कॉलोनीज जिसे हम स्टेट्स कह सकते हैं, वो कैसे एक कंप्लीट नेशन के फॉर्म में आया। वो 13 कॉलोनीज ने आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट किया कि हमें अमेरिका को एज अ यूनियन रिप्रेजेंट करना है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था कि भारत में किसी प्रकार का भी एग्रीमेंट हर राज्यों के बीच हुआ हो। दूसरा रीज़न है या दूसरा एडवांटेज है, नो स्टेट हैज़ द राइट टू सेपरेट फ्रॉम द इंडियन यूनियन। जो कंप्लीट नेशन हो जिसे भारत कहते हैं उसमें जितने भी स्टेट्स हैं उन्हें किसी तरीके का पावर या राइट नहीं है कि वो भारत से अलग होकर अपना एक अलग या सेपरेट पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें अपने आप को। नाउ आई विल टॉक अबाउट आर्टिकल 1 क्लॉज 2 दैट सेज द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयरऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है कि शेड्यूल होता क्या है। शेड्यूल आर एक्सप्लेनेशन टू सम ऑफ द आर्टिकल विच आर पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि जो शेड्यूल होता है वो एक एक्सप्लेनेशन होता है। जैसे हम कहते हैं फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, ये क्या होते हैं, ये एक एक्सप्लेनेशंस होते हैं उन आर्टिकल्स के जो भारत के संविधान में लिखे गए हैं। अगर हम एक ही किताब के अंदर सब चीज़ लिख दें तो किताब एक तरीके से भारी हो जाएगा, बल्कि दिखेगा। तो एक अच्छे रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने शेड्यूल्स बनाए जो एक्सप्लेनेशंस कैरी करता है हर उन आर्टिकल्स के बारे में जो भारत के संविधान में दिखाया गया है या लिखा गया है। आर्टिकल 1 क्लॉज 2 कहता है कि भारत में जितने भी राज्य होंगे और जितने भी यूनियन टेरिटरीज होंगे उनके नाम फर्स्ट शेड्यूल के अंडर मेंशन होंगे। मतलब कि 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज, ये जितने भी हैं इन सारे के नाम फर्स्ट शेड्यूल के अंडर मेंशन किया जाएगा। ये कहता है आर्टिकल 1 क्लॉज 2। नाउ आई विल टॉक अबाउट आर्टिकल 1 क्लॉज 3 that says the territory of India shall comprise first territory of the states, second
The union territories specified in the first schedule and third acquired territories. टेरिटरीज ऑफ स्टेट का मतलब है वो सारे 29 स्टेट्स जो भारत के अंदर आते हैं. यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल का मतलब है 29 स्टेट्स के अलावा जितने भी यूनियन टेरिटरीज भारत के अंदर होंगे वो आता है भारत की टेरिटरी के अंदर. और तीसरा है एक्वायर्ड टेरिटरीज, वो टेरिटरी जिस पे पहले भारत का अधिकार नहीं था पर बाद में भारत का अधिकार हुआ, जिस पे भारत ने एक्वायर किया है. जो उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है वो है पौंडीचेरी, जो पहले एक फ्रेंच सेटलमेंट था. पौंडीचेरी सीडेड टू इंडिया बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट इन 1954, एडमिनिस्टर्ड एज एन acquired territory until 1962. After that, it became the Union Territory. In 1963, Pondicherry became the first Union Territory in India to be granted a legislative assembly as well. Now I will talk about Article 2. Article 2 says admission or establishment of new states. Parliament may by law admit into the Union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit. पार्लियामेंट लॉ के द्वारा भारत के यूनियन के अंदर जो हमने देखा, इस यूनियन के अंदर तीन चीज़ें आती हैं. पहला टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, द यूनियन टेरिटरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज. मतलब भारत यूनियन के अंदर किसी भी नए राज्य को प्रवेश दे सकता है, एडमिट कर सकता है, या किसी भी नए राज्य को इस्टेब्लिश कर सकता है उन नियम व शर्तों पर जो उसे ठीक लगे. इसका एग्जाम्पल है सिक्किम. सिक्किम सबसे पहले एक हेरिडेटरी मोनार्च था जिस पे चोग्याल रूल करते थे. हेरिडेटरी मोनार्च का मतलब कि अगर आज एक राजा वहाँ का शासक है तो कल उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह करके वहाँ पे शासक प्रणाली चलती थी. पर बाद में एक एग्रीमेंट हुआ भारत और वहाँ के चोग्याल के बीच में जो सिक्किम पर रूल करते थे, और सिक्किम एज अ प्रोटेक्टोरेट बन गया. मतलब एक संरक्षित देश जो भारत के संरक्षण में होगा. प्रोटेक्टोरेट के अंदर होता क्या है, ये एक पॉलिटिकल एंटिटी है, ये एक राजनीतिक सत्ता है जिसके अंदर जो द स्ट्रॉन्गर स्टेट एग्रीज टू प्रोटेक्ट द वीकर स्टेट. ओनली ऑन डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, कम्युनिकेशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन इंटरफियर. अब यहाँ जानने की बात यह है कि सिक्किम को सबसे पहले एक एसोसिएट स्टेट के फॉर्म में भारत में जोड़ा गया था, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 आया, जिसमें जो चोग्याल थे सिक्किम के उनको नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया गया, सामान्य संवैधानिक प्रधान. 35वां अमेंडमेंट जो भारत का हुआ 1974 में, उसमें क्या किया गया, सिक्किम वॉज एडमिटेड इन इंडियन यूनियन. सिक्किम को भारत के यूनियन के अंदर जोड़ लिया गया एज एन एसोसिएट स्टेट. लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, जैसे कि जो हमने आर्टिकल 1 पढ़ा, अभी तक हमने किसी तरीके का ये वर्ड नहीं देखा एसोसिएट स्टेट. हमारे संविधान में अभी तक कोई भी एक ऐसा शब्द नहीं था जो एसोसिएट स्टेट की बात करे. मतलब ये हुआ कि अभी तक हमने जो देखा आर्टिकल 1 जो बात करता है भारत के टेरिटरीज़ के बारे में, आर्टिकल 1 क्लॉज 3, उसमें हमने देखा एसोसिएट स्टेट जैसा कोई चीज़ है ही नहीं. तो ये क्या था, ये एक वॉयलेशन था. किस चीज़ का वॉयलेशन, ये वॉयलेट करता है आर्टिकल 1 क्लॉज 3 को, क्योंकि किसी भी एसोसिएट स्टेट की बात नहीं करता है हमारा संविधान. इसीलिए 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके तहत 35th अमेंडमेंट को डिलीट किया गया और ये कहा गया कि सिक्किम कोई एसोसिएट स्टेट नहीं बल्कि भारत का एक इंडियन स्टेट है. बाकी अदर इंडियन स्टेट की तरह सेम दर्जा उसे बाकी और स्टेट्स के तरह दिया गया. Now I will talk about Article 3. Article 3 says formation of new states. Parliament may by law can do 5 things. First, Parliament can form a new state by separation of territory from any states, or by uniting 2 or more states or parts of states, or by uniting any territory to a part of any state. पार्लियामेंट लॉ के द्वारा एक नया राज्य बना सकती है इन तरीक़ों से. पहला, किसी भी राज्य में से किसी भी क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बना सकती है, जैसा हमने आंध्र प्रदेश के साथ देखा, जिसमें तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था जिसे अलग किया गया और एक नया राज्य बनाया गया. दूसरा, किसी भी 2 या 2 से राज्यों को या उनके हिस्सों को जोड़कर एक नया राज्य बनाया जा सकता है. और आखिरी, किसी भी राज्य में किसी भी क्षेत्र को जोड़कर एक नया राज्य बनाया जा सकता है. Now we will see what other things which Parliament can do by law under Article 3.
There are four things which parliament can do. First, can increase the area of any state. किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है. सेकेंड, कैन डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट. किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है. थर्ड, कैन अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट. पार्लियामेंट किसी भी राज्य के बाउंड्री को चेंज कर सकता है. एंड लास्ट, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट. पार्लियामेंट किसी भी राज्य के नाम को चेंज कर सकता है. अब मैं आपको बताऊंगा वो प्रोसीजर जिसके द्वारा पार्लियामेंट इन सारे चीज़ों को लॉ के द्वारा कर सकता है. किसी भी चीज़ के बदलाव के लिए सबसे पहले पार्लियामेंट में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बिल को ड्राफ्ट किया जाता है, और ये जो बिल होता है वो बनाता है यूनियन कैबिनेट. यूनियन जो होता है, भारत का जो यूनियन में होता है, यूनियन कैबिनेट होता है, वो क्या करता है, इस बिल को वो भेजता है सीधे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास. फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, ही विल सेंड दिस बिल टू द स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली. मतलब कि प्रेसिडेंट क्या करता है, इस बिल को उस राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजता है जिस राज्य में इन चेंजेस को लाया जाने वाला है. फिर उस राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली में एक डिबेट होता है, और ये डिबेट फेवर में भी हो सकता है और नॉट इन फेवर में भी हो सकता है, लेकिन इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. ये वो फेवर में है, वो फेवर में नहीं है. उसके बाद राज्य क्या करता है, उस बिल को वो वापस भेजता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास. और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है स्टेट के डिसीज़न पे, जो उस स्टेट के लेजिस्लेटिव ने डिसीज़न लिया है डिबेट के बाद कि वो फेवर में है कि फेवर में नहीं है. प्रेसिडेंट कैन गिव गो अहेड. ये प्रेसिडेंट के अंडर पावर होता है कि वो क्या करना चाहता है. प्रेसिडेंट चाहे तो वो हाँ बोल दे चेंज के लिए, प्रेसिडेंट चाहे तो वो ना बोल दे. फिर अगर प्रेसिडेंट हाँ बोल देता है तो फिर उस बिल को पार्लियामेंट में रखा जाता है. और ये चीज़ जान लें कि बोथ द हाउसेस कैन इंट्रोड्यूस दिस बिल. बोथ द हाउसेस कैन इंट्रोड्यूस दिस बिल इफ़ दिस गेट पास बाय लोकसभा, और इसके लिए सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है. देन इट विल बी सेंडेड टू राज्यसभा. हमने क्या देखा कि इस बिल को कोई भी दो हाउसेस में से कोई भी हाउस इंट्रोड्यूस कर सकता है. अगर मान लेते हैं कि लोकसभा ने इसे इंट्रोड्यूस किया और लोकसभा में ये पास हो गया सिंपल मेजॉरिटी से, फिर ये राज्यसभा में जाएगा. फिर राज्यसभा में भी इसे सिंपल मेजॉरिटी से पास होना है. अगर ये सिंपल मेजॉरिटी से राज्यसभा में पास हो गया, फिर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा उनके सिग्नेचर के लिए. सिंपल तरीके से एक बिल को ड्राफ्ट किया गया, फिर उस बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा गया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस बिल को उस स्टेट में भेजा जिस स्टेट में चेंजेस लाना है. वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट असेंबली ने अपने में डिबेट किया. वो फेवर में है कि नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर उस डिबेट से ये बिल उठ के जाएगा वापस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास. और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है स्टेट के डिसीजन से कि वो फेवर में है कि नहीं है. फिर वापस वो बिल जाता है पार्लियामेंट के टेबल पे, जहाँ पे दोनों में से किसी भी हाउस उसको इंट्रोड्यूस कर सकती है. अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, सिंपल मेजॉरिटी से पास हुआ, फिर वो लोकसभा में जाएगा, वहाँ पे भी इसे सिंपल मेजॉरिटी से पास होना है. अगर ये चीज़ हो गया, फिर वो वापस जाएगा प्रेसिडेंट के टेबल पे उनके सिग्नेचर के लिए. Now I will talk about Article 4, but before that we should have the knowledge of Article 368. For understanding Article 4, you should have the knowledge of Article 368 that deals with the amendment to the Constitution. If Parliament want to change any provision or article or schedule mentioned under Indian Constitution, it has to propose an amendment bill under Article 368. अगर पार्लियामेंट को किसी भी तरीके का कोई बदलाव लाना है, किसी भी प्रोविज़न, किसी भी आर्टिकल या शेड्यूल जो भारत के संविधान के अंदर निर्धारित है, तो उसके लिए उसको अमेंडमेंट करने की शक्ति प्रदान करता है संविधान. संविधान भारत के पार्लियामेंट को अमेंडमेंट की शक्ति देता है आर्टिकल 368 के द्वारा, जिसके द्वारा वो किसी भी प्रोविज़न, किसी भी आर्टिकल और किसी भी शेड्यूल के अंदर बदलाव ला सकता है. लेकिन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के केस में ये जो मीनिंग है अमेंडमेंट का जो 368 से निकल के आता है वो अलग है. वेन एवर यू मेक अ लॉ अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कॉल फॉर चेंज इन द शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4, इट शैल नॉट बी डीम्ड एज अ अमेंडमेंट ऑफ
विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 368, आर्टिकल 4 कहता है लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंटल मैटर्स। जो भी लॉ आप बनाएंगे आर्टिकल 2 और 3 के अंडर, उसके वजह से आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल के अंदर। फर्स्ट शेड्यूल बात करता है नेम्स ऑफ ऑल द 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, और फोर्थ शेड्यूल बात करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा। अभी तक हमने फर्स्ट शेड्यूल समझा था क्या था, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि फोर्थ शेड्यूल क्या है। फोर्थ शेड्यूल के तहत जितने भी स्टेट्स हैं भारत में, उनका एक फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यसभा से कि इस राज्य से इतना रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करेगा राज्यसभा में। ये बात करता है फोर्थ शेड्यूल। जैसे कि जब आंध्र प्रदेश को तोड़ा गया और एक नया राज्य बनाया गया तेलंगाना, तो फिर एक चेंज किया गया फोर्थ शेड्यूल के तहत, क्योंकि तेलंगाना एक नया राज्य बना था और उस राज्य का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा राज्यसभा के अंदर, ये निर्धारित करना बहुत ज़रूरी था। तो आर्टिकल 4 बात करता है अमेंडमेंट की, जो हमें करना पड़ता है तब जब हम कोई नया लॉ ऐड करते हैं आर्टिकल 2 और 3 में, जिसके वजह से शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में बदलाव लाना पड़ता है। जब आंध्र प्रदेश को तोड़ा गया और एक नया राज्य तेलंगाना बना, उसके वजह से देखिए हमें 2 काम करना पड़ा। पहला, शेड्यूल 1 में एक चेंज लाना पड़ा और एक नया नाम तेलंगाना ऐड करना पड़ा, और शेड्यूल 4 में भी एक चेंज लाना पड़ा और ये चीज़ ऐड करना पड़ा कि तेलंगाना का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा राज्यसभा के अंदर। इसका मतलब आर्टिकल 4 हमें सिंपल तरीके से ये कहता है, कोई भी लॉ अगर आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में बनाते हैं जिसके वजह से हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल के अंडर, तो उस चेंजेस को हम अमेंडमेंट नहीं कहेंगे। और ये जो चेंज होगा एक पावर होगा जो हमें आर्टिकल 4 प्रदान करता है कि अगर आपको आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कोई लॉ बनाना है तो उसके लिए आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, अमेंडमेंट्स लाने पड़ेंगे फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में। ये कहता है आर्टिकल 4। और आर्टिकल 368 से एक मीनिंग निकल के आता है क्या, कि जो भी चेंजेस आप लाएंगे उसको अमेंडमेंट्स का नाम नहीं देंगे।